हेलो गाइस। एंटार्क्टिका 14 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ एक बर्फीला रेगिस्तान जो हर सेकंड हर वक्त पिघल रहा है। और हम सब जानते हैं कि एंटार्क्टिका पिघल रहा है और साथ में ये भी जानते हैं कि एंटार्क्टिका आखिर क्यों पिघल रहा है। दरअसल जब ग्लोबल वार्मिंग के चलते गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी के चक्कर में एंटार्क्टिका का जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है और जिसकी वजह से हमारा जो समुद्री स्तर यानी कि जो सी लेवल है वो ऊपर उठ रहा है। और हम सबको पता है कि अगर एंटार्क्टिका पिघल रहा है तो समुद्री स्तर तो ऊपर उठेगा ही और जिसकी वजह से दुनिया को बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। और वो खतरे क्या होते हैं ये सबको पता होता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। आखिर सवाल आता है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट एंटार्क्टिका में जाके ऐसा क्या खोज कर रहे हैं जो पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। ऐसे कौन से खतरे हैं जिनका सामना हमें करना पड़ेगा एंटार्क्टिका के पिघलने से, और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या बेसिक से प्रॉब्लम होने वाले हैं, और इन साइंटिस्टों के खोजों से पूरी दुनिया में कौन सी आपद आने वाली है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है जो कि आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। क्यों ना शुरुआत करें आज से करीब 150 साल पहले, यानी कि 1840 में जब पहली बार एंटार्क्टिका को खोजा गया था। और ये बात आपको नहीं पता होगी, नहीं? दुनिया के हर एक देश को, महादेश को किसी ना किसी ने खोज के ही निकाला है। जैसे कि हमारे अमेरिका को खोजा था अपने क्रिस्टोफर कोलंबस भाई ने, और इसी तरह एंटार्क्टिका को भी 1840 में खोज के निकाला गया था। दरअसल 1840 में चार्ल्स विल्किस नाम के एक नाविक ने वर्जीनिया से 6 जहाज लेकर इस महाअभियान की शुरुआत की थी। अभी एक बात क्लियर करता चलो कि अभी जो हम इसे एंटार्क्टिका कह रहे हैं उस जगह का नाम उस वक्त एंटार्क्टिका था ही नहीं, मतलब उस जगह को उस वक्त किसी ने खोजा भी नहीं था। तो अपने चार्ल्स भाई का सिर्फ एक ही मकसद था, आखिर दुनिया के दक्षिणी कोण में, सबसे दक्षिणी कोण में ऐसा क्या है, कोई महादेश है या है भी नहीं, कोई देश है या है भी नहीं, बस उसे खोजना था। और उसी के चक्कर में वो 6 जहाज लेकर बिल्कुल ही दक्षिणी कोण में निकल गए थे और तब उन्हें ये एंटार्क्टिका यानी कि ये बर्फीला इलाका नजर आया और फिर बहुत साल बाद जाके इस जगह का नाम पड़ा एंटार्क्टिका। इसी तरह खोज हुई थी एंटार्क्टिका की। लेकिन अभी सवाल आता है कि आखिर एंटार्क्टिका में आखिर चल क्या रहा है, आखिर दुनिया भर के साइंटिस्ट क्यों उस बर्फ़ के रेगिस्तान को खोदने पे तुले हुए हैं, क्यों दुनिया भर के साइंटिस्ट उसी जगह पे अपना सर पटक रहे हैं, उसके बारे में भी बताते हैं अभी। आपने पोलिनिया होल के बारे में सुना है? पोलिनिया होल नहीं सुना है? दरअसल पोलिनिया होल को 2017 में खोदा गया था और जब इसे खोदा गया था तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया था, क्योंकि एंटार्क्टिका के बीचों बीच ये होल दुनिया का इतना बड़ा होल था कि उस वक्त उसकी गहराई भी नहीं नापी जा रही थी और उसका रेडिएशन यानी कि रेज कितना है वो भी नहीं पता चल रहा था। और 1970 से लेकर 2017 तक ये एंटार्क्टिका में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा होल था। इसी के साथ वो पोलिनिया होल एंटार्क्टिका के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है और साथ ही में एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा होल है जिसके बारे में आज तक रिसर्च चल रहा है, लेकिन साइंटिस्ट अब तक ये भी नहीं पता लगा पा रहे कि उस होल का अंत कहाँ है। ये बीच बता रहा चलो क्रिप्टॉन डेटिंग के बारे में। वैसे आपने कार्बन डेटिंग के बारे में सुना है? कार्बन डेटिंग में हम लोग क्या पता लगाते हैं, मेरा मतलब साइंटिस्ट क्या पता लगाते हैं कि आखिर कोई जीवाश्म कितना साल पुराना है, यानी कि उम्र कितनी है या वो जीवाश्म कितने सालों से ज़मीन के अंदर दफन है। और इसी की तरह क्रिप्टॉन डेटिंग में क्या होता है, साइंटिस्ट बर्फ़ के एक टुकड़े को लेते हैं और फिर उसके ऊपर रिसर्च करके ये पता लगाते हैं कि आखिर वो बर्फ़ कितने हज़ार साल पुराना है। और एंटार्क्टिका के एक बर्फ़ के इलाके के साथ भी यही हुआ था। क्या था वो? बिल्ला था, बिल्ली। पता है उस बर्फ़ के टुकड़े के साथ रिसर्च करने के बाद क्या पता चला? वो बर्फ़ करीब 1,20,000 साल पुराना था, यानी। और इसी के साथ शुरुआत हुई आइस एज की, यानी कि तब साइंटिस्टों ने पता लगाया कि आइस एज आखिर कितने साल पहले हुआ था और जो बर्फ़ था वो आइस एज के साल का था, मतलब 1,20,000 साल पुराना। तो अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा क्लिप है या यूँ कहूँ कि एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोग एंटार्क्टिका में जाकर उसी डर को हमारे सामने लाने पे तुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो साइंटिस्ट लोग एंटार्क्टिका में खोज कर रहे हैं वो सबसे मानव जाति को तबाही की ओर एक और कदम धकेलने के लिए ही है, बल्कि कुछ खोजें ऐसी है जो मानव जाति को एक और कदम ऊपर उठाने वाली है। और हाल ही में यानी कि 2023 में ही साइंटिस्टों ने जो खोज किया है ना, वो मानव जाति के विकास में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि हम लोग जिस लेवल पे नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्स जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। जैसे एग्जांपल से ले लो कोयला। हम लोग जिस लेवल पे कोयले का मतलब यूज़ कर रहे हैं ना, वो लोग कहते हैं कि करीब 20 साल, 20 से 25 साल, बस उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के सारे कोयले के खदान बंद हो जाएंगे, क्योंकि नीचे कोयला ही नहीं होगा। और अगर दूसरा एग्जांपल ले तो नेचुरल ऑयल, यानी कि पेट्रोल, डीजल, मीनो कुछ भी ले लो, बस 30 से 35 साल, उसके बाद वो सब भी बंद हो जाएगा, क्योंकि नीचे कोई नेचुरल ऑयल ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो ये नेचुरल रिसोर्स है उसके साथ इस लेवल को दुगना कर दिया जाए तो क्या यह मुमकिन है? 2023 में एंटार्क्टिका में साइंटिस्टों ने इसी की खोज की। जब साइंटिस्ट
एंटार्क्टिका में रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें 20 करोड़ साल पुराना नेचुरल रिसोर्स का एक भंडार एंटार्क्टिका के बर्फ़ के नीचे मिला। और वो करीब 20 करोड़ साल तक ऐसे ही बर्फ़ में दफन रहा था। एंटार्क्टिका के बर्फ़ के नीचे जो नेचुरल रिसोर्स का भंडार मिला है, उसे अगर हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है उससे मिला दिया जाए तो हमारे पास इतना बड़ा रिसोर्स का भंडार आ जाएगा कि हम लोग करीब 100 साल 200 साल या उससे भी ज़्यादा बिना किसी रोक टोक के भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। लेकिन खतरा तब होने वाला है जब 1000 फुट नीचे उस नेचुरल रिसोर्स को निकाला जाएगा, क्योंकि 1000 फुट नीचे बर्फ़ के नीचे से उस नेचुरल रिसोर्स को निकाल पाना इतना आसान नहीं होने वाला। और हमारे पास इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट भी नहीं है कि हम उन नेचुरल रिसोर्स को आसानी से हमारी दुनिया में ला सके। तो अब बारी आ चुकी है सबसे लास्ट पॉइंट की, जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे। मैं भी कर रहा था आपको बताने के लिए। तो क्या आपने कभी रेसिडेंट ऑफ द इविल मूवी देखी है? वो हॉलीवुड की वाली मस्त मूवी। मेरे दोस्तों को नहीं पूछा क्योंकि वो लोग ऐसी मूवीज़ नहीं देखते। आपने मेज रनर देखी है? मतलब जॉम्बी वाली किसी भी कोई भी मूवी देखी है आपने जॉम्बी वाली? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये जॉम्बी का डर बहुत ही ज़्यादा बैठा हुआ है, और वो लोग सोचते हैं कि अगर ये जॉम्बी वायरस सच में हुआ तो किस लेवल पे दुनिया की तबाही होगी। आपको कोरोना वायरस के बारे में याद है? वो वायरस जिसने सबकी लगा के रख दी थी, और उस वक्त से वायरस का नाम सुनते ही कुछ अजीब सा लगता है, नहीं? ये कुत्ता क्यों भूख रहा है? छोड़ो। तो दिन थाम के बैठिए, क्योंकि 2003 में कैवेरी नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका के बीच में से, बर्फ़ के बीच में से एक जिंदा वायरस को निकाल लिया। और ये कोई पहली बात नहीं है कि किसी ने एंटार्क्टिका के बर्फ़ के नीचे जिंदा वायरस को निकाल लिया था। उस वायरस का नाम था पेंडोरा वायरस, जिसे लोग कंपेयर करते हैं ज़ॉम्बी वायरस से। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस वायरस की खासियत ऐसे थी कि वो वायरस किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जिंदा लिविंग लिविंग एलिमेंट के अंदर चला जाए, उस जीव में अंदर एक ऐसी भावना जागृत कर देता है कि वो किसी दूसरे जीव को खाए। मतलब किसी इंसान के अंदर वो अगर वायरस चला गया तो उसके दिल में ऐसा ख्याल आएगा कि उस किसी दूसरे इंसान को खाते हैं, और उसके बाद वो इंसान उस दूसरे इंसान को खाएगा, और फिर उसका जो वायरस है वो उस इंसान के अंदर चला जाएगा। और इसीलिए इसको पेंडोरा वायरस कहते हैं, और पेंडोरा वायरस के साथ साथ इसे ज़ॉम्बी वायरस कहते हैं। मतलब समझ में नहीं आता ये साइंटिस्ट लोग करते क्या है। वैसे ये सिर्फ एकलौता केस नहीं है जिसमें किसी ने या किसी साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका के बर्फ़ में से किसी जिंदा वायरस को निकाल लिया था। वैसे मैंने जो ये कैवेरी का ज़ॉम्बी वाला एग्जांपल दिया था ना, इसी के साथ कैवेरी ने और टेरा वायरस की खोज की थी एंटार्क्टिका के नीचे, जो एंटार्क्टिका में जिंदा थे, और उनके ऊपर भी वो रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक ये पेंडोरा वायरस या ज़ॉम्बी वायरस ही है। इसी के बीच में मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया। मुझे साल तो याद नहीं है, लेकिन मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि एंटार्क्टिका में खोज करने वाले एक वैज्ञानिक दल को वहाँ पे बहुत सारे मरे हुए पेंगुइन्स मिले थे। और जब उन पेंगुइन्स के ऊपर उन साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, तब पता चला कि वो पेंगुइन्स ऐसे ही नहीं मरे थे, बल्कि उनके अंदर एक वायरस चला गया था। दरअसल वो वायरस करीब 30 से 35 साल तक बर्फ़ के अंदर दफन था, और जब ग्लोबल वार्मिंग के चलते वो बर्फ़ पिघला, तब वो वायरस भी आज़ाद हो गया, और फिर वो एक पेंगुइन के अंदर चला गया था। और वो उसके बाद वो किसी दूसरे पेंगुइन, फिर दूसरे, फिर दूसरे, और फिर दूसरे, और फिर इसी तरह कर करके 1000 से भी ज़्यादा पेंगुइन के बीच में फैल गया, और जिसकी वजह से 500 से भी ज़्यादा पेंगुइन्स की वहाँ पे मौत हो गई थी। तो ज़रा सोचिए, अभी ऐसे हज़ारों लाखों वायरस होंगे जो एंटार्क्टिका के बर्फ़ के नीचे दफन है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते वो सारा का सारा बर्फ़ पिघल गया, और अगर वो वायरस भी आज़ाद हो गए, और अगर उनमें से किसी एक वायरस ने किसी इंसान के ऊपर इफेक्ट किया, तो पूरी दुनिया में वो वायरस फैलने में कितना वक्त लगेगा। वैसे कोरोना वायरस भी सिर्फ एक ही इंसान के अंदर फैला था, लेकिन वो करीब 60 लाख लोगों की मौत की वजह बनी थी। तो अभी ऐसा कोई वायरस आ गया तो किस लेवल पे तबाही होगी, ये सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन अभी तो मैंने ये एग्जांपल बताया पेंगुइन वाला, वो उसमें जो वायरस है वो सिर्फ पेंगुइन्स के ऊपर इफेक्ट करता है, इंसानों के ऊपर नहीं। तो साइंटिस्ट लोग तो बच गए, उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन पेंगुइन मारे गए थे। लेकिन अगर नेचुरली ये वायरस इफेक्ट करे तो भी ठीक है, लेकिन अपने साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं वायरस को बर्फ़ के अंदर से खोद खोद के निकाल रहे हैं, सिर्फ रिसर्च करने के लिए, ये पता चलाने के लिए कि वो वायरस आखिर है क्या। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर वो वायरस दफन है तो दफन रहने दो ना। मतलब 30-35 हज़ार, 40,000, 50,000 साल से तो वो दफन ही है, तो अब तक भी दफन ही रहने दो, क्यों बेकार में मरना है। मतलब अगर उनमें से कोई वायरस, अगर कोई इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ, अगर वो इंसानों के अंदर फैला, तो मतलब सबकी तो लग जाएगी। जैसे कि अपना ये पेंडोरा वायरस यानी कि ज़ॉम्बी वायरस है, अगर ये ज़ॉम्बी वायरस किसी तरह एक इंसान के अंदर फैल गया, तो वही ना रेसिडेंट इविल वाला हॉलीवुड की मूवी देख लेना, तब पता चल जाएगा उसमें किस लेवल पे तबाही होती है। और ये वायरस भी उस हॉलीवुड की मूवी से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। तो वो चैनल को, वो लाल बटन है ना, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ये ठेंगा मतलब लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।